आत्मा की दास्तान में आपका स्वागत है। यहाँ हर कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आपकी नींद उड़ा देगा। अगर दिल कमजोर है, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार सोच लीजिए। आगरा किले के दक्षिणी हिस्से में, जहां पर्यटकों की भीड़ शाम ढलते ही छूट जाती है, एक पुरानी कोठरी सदियों से बंद पड़ी है। स्थानीय लोग उसे काली कोठरी कहते हैं और किले के गार्ड सूरज ढलने के बाद उस दिशा में जाने से कतराते हैं। ये कहानी उसी कोठरी की है और उस रात की जब रघुनाथ शर्मा नाम के एक इतिहासकार ने अपनी जिद में उस दरवाजे को खोलने की ठान ली थी। रघुनाथ पिछले 3 सालों से मुगलकालीन इमारतों पर शोध कर रहा था। उसे किले के पुराने अभिलेखों में एक ऐसा उल्लेख मिला था जिसने उसकी नींद उड़ा दी थी। सन 1700 के आसपास के दस्तावेजों में उस कोठरी को वह स्थान जहां रोशनी नहीं जाती लिखा गया था। किसी कैदी को वहां बंद करके भुला दिया गया था और उसके बाद कभी किसी ने उस दरवाजे को दोबारा नहीं खोला। पुरातत्व विभाग ने उसे सुरक्षा कारणों से सील कर रखा था, मगर रघुनाथ ने विभाग से विशेष अनुमति ले ली, यह कहकर कि वह सिर्फ दीवारों की बनावट का अध्ययन करेगा। उस रात वह अकेला ही किले में दाखिल हुआ। रात के 11:30 बज रहे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे और यमुना की तरफ से आती हवा में एक अजीब सी नमी घुली हुई थी। गार्ड ने उसे टॉर्च और चाबी का गुच्छा थमाते हुए कहा था, साहब 12 बजे से पहले लौट आइएगा, उसके बाद यहाँ कोई नहीं टिकता। रघुनाथ ने हंसकर बात टाल दी थी, मगर अब जब वह अकेला उन सुनसान गलियारों में चल रहा था तो उसकी हंसी कहीं गुम हो चुकी थी। गलियारे की दीवारों पर सदियों पुरानी नक्काशी थी जो टॉर्च की रोशनी में जीवित सी लगती थी। हर कदम के साथ उसके जूतों की आवाज पत्थर की दीवारों से टकराकर लौटती थी, मानो कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। वह उस कोठरी तक पहुंचा जो एक भारी लोहे के दरवाजे के पीछे बंद थी। दरवाजे पर जंग लगे ताले को खोलने में उसे 10 मिनट लग गए। जैसे ही आखिरी कुंडी खुली, दरवाजा एक लंबी दर्द भरी चरचराहट के साथ खुला, जैसे वह सदियों से रोकी गई सांस छोड़ रहा हो। अंदर का कमरा छोटा था, मुश्किल से 8 बाई 8 फुट का। हवा में मिट्टी और पुराने पत्थर की गंध के साथ कुछ और भी था, एक हल्की मीठी सी सड़ांध जिसे रघुनाथ पहचान नहीं पाया। उसकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ी तो उसने देखा कि पत्थर पर खरोंच के निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवार को खुरचा हो। वह निशान फर्श से लेकर छत तक फैले हुए थे। तभी उसे पहली आवाज सुनाई दी, एक हल्की सिसकी, बहुत दूर से आती हुई, मगर साथ ही ऐसी लगती जैसे कोठरी की दीवारों के अंदर से उठ रही हो। रघुनाथ ने टॉर्च घुमाई, मगर कमरा खाली था। उसने खुद को समझाया कि यह हवा की आवाज होगी, कोई पुरानी दरार जिसमें से हवा गुजर रही होगी। मगर सिसकी अब एक फुसफुसाहट में बदल गई थी, शब्द नहीं, बस एक लगातार बुदबुदाहट, जैसे कोई बहुत पुरानी भाषा में कुछ दोहरा रहा हो। उसने अपने कैमरे से दीवारों की तस्वीरें लेनी शुरू की। हर फ्लैश के बाद कमरा एक पल के लिए पूरी तरह रोशन हो जाता और उसी पल में उसे दरवाजे के पास एक परछाई दिखाई दी, लंबी पतली इंसानी आकार की, मगर जमीन से थोड़ी ऊपर उठी हुई, जैसे वह हवा में लटक रही हो। जब उसने सीधे उस तरफ टॉर्च घुमाई, वहां कुछ नहीं था, सिर्फ खाली दीवार। उसकी सांसें तेज होने लगीं। उसने खुद को याद दिलाया कि वह एक शोधकर्ता है, कि डर सिर्फ मन का खेल है। मगर तभी उसके पीछे से दरवाजे की दिशा से एक धीमी लेकिन साफ आवाज आई, बाहर मत जाना। रघुनाथ का शरीर जम गया। ये हवा नहीं थी, ये कोई पुरुष की आवाज थी, वह भारी और थकी हुई, जैसे सदियों की चुप्पी के बाद बोली गई हो। उसने पलट कर देखा। दरवाजे के ठीक सामने वही परछाई फिर से प्रकट हुई थी, इस बार पहले से ज्यादा घनी। उसकी आकृति धीरे धीरे साफ होने लगी। एक दुबला पतला शरीर, फटे हुए कपड़ों में, चेहरे की जगह सिर्फ अंधेरा। परछाई ने अपना हाथ उठाया, जैसे किसी चीज की ओर इशारा कर रही हो, दीवार के उस कोने की ओर जहां खरोंच के निशान सबसे गहरे थे। रघुनाथ का पूरा शरीर कांप रहा था, मगर उसके भीतर के शोधकर्ता ने उसे उस कोने की तरफ खींचा। उसने वहां पत्थर को हल्के से दबाया और हैरानी से एक पत्थर हिल गया। उसके पीछे एक खोखली जगह थी जिसमें एक जंग खाई जंजीर का टुकड़ा और इससे एक टूटी हुई हड्डी पड़ी थी। उसी क्षण कोठरी का तापमान अचानक गिर गया और वह सिसकी फिर से गूंज उठी, मगर अब वह चीख में बदल चुकी थी, एक लंबी, दिल दहला देने वाली चीख जो दीवारों से टकराकर पूरे गलियारे में फैल गई।
रघुनाथ ने हड्डी को वहीं छोड़ा और दरवाजे की ओर भागा, मगर दरवाजा अपने आप बंद होने लगा था। उसने पूरी ताकत से उसे धकेला और बाल बाल बाहर निकल आया। जैसे ही वह गलियारे में पहुंचा, कोठरी के अंदर से एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे कुछ भारी चीज फर्श पर गिरी हो। जब उसने कांपते हाथों से टॉर्च अंदर की ओर घुमाई, कमरा पूरी तरह खाली था। कोई परछाई नहीं, कोई आवाज नहीं, बस सन्नाटा। वह लगभग दौड़ते हुए किले के मुख्य द्वार तक पहुंचा। गार्ड ने उसका पीला पड़ा चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ साहब? रघुनाथ कुछ नहीं बोल पाया। उसने बस अपना कैमरा उठाया और वहीं खड़े खड़े उन तस्वीरों को देखने लगा जो उसने कोठरी में खींची थी। ज्यादातर तस्वीरें साफ थीं, दीवारों और खरोंचों की, मगर आखिरी तस्वीर में, ठीक उसी कोने में जहां उसने पत्थर हटाया था, एक धुंधली आकृति खड़ी थी। वही दुबला शरीर, वही अंधेरे से भरा चेहरा, और उसका हाथ सीधा कैमरे की ओर उठा हुआ था, जैसे वह रघुनाथ को चेतावनी दे रहा हो कि वह लौटकर मत आए। अगली सुबह रघुनाथ ने पुरातत्व विभाग को अपनी रिपोर्ट सौंप दी, मगर उसमें उस रात की कोई बात नहीं लिखी। उसने बस इतना लिखा कि कोठरी संरचनात्मक रूप से असुरक्षित है और उसे दोबारा सील कर दिया जाना चाहिए। विभाग ने उसकी सिफारिश मान ली और आज भी वह दरवाज़ा उसी लोहे के ताले से बंद है, जंग खाया हुआ, जैसे वह कभी खुला ही न हो। मगर किले के गार्ड आज भी कहते हैं कि आधी रात के बाद जब हवा थम जाती है, उस कोठरी की दिशा से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, बाहर मत जाना। मानो वह आवाज़ आज भी किसी को अंदर आने से रोकना चाहती हो, या फिर किसी को बाहर जाने से।